होंगे और वो उनको कुछ बोल रहा है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, और हमने पहले भी किया है ये प्रोसेस जब हम द लेजेंड ऑफ हनुमान कर रहे थे, वहाँ भी यही प्रोसेस था। तो थोड़ा तो मुझे पता था, बट अगेन प्लेइंग बाहुबली वाज फन। आइकॉनिक। जब बाहुबली की बात हुई एनिमेशन सीरीज की, एंड विद एस राजमौली एंड शरद देवराजन जो इसके क्रिएटर हैं, जब शरद के साथ मैंने काम किया हुआ था, और इस बार सोने पे सुहागा कहते हैं जिसको, कि एस राजमौली सर के साथ कोलैबोरेशन था, तो एक वापस वो पुरानी याद है, वो नॉस्टैल्जिया फील हुआ कि वापस वो प्रोसेस करेंगे। बहुत दुख की बात है, कई जगह उसकी ज़्यादा उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, बट दे ट्रूली अमेजिंग दीज बोथ राइटर्स, और उन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट किया है। तो जब आपके पास राइटिंग बहुत अच्छी हो ना, तो एज एन एक्टर या एज ए डायरेक्टर आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं एक अंदर वो उससे मैं एक लात कहता हूँ, ये एक लाठी कहता हूँ जो पड़ती है आपको, कि नहीं भाई अगर कुछ करना है तो इस पे पहले काबू पाओ, इसको ठीक करो। फिर वो एक प्रोसेस है जब आप खुद को एनालाइज करते हो, जो मुझे लगता है हर इंसान को सिर्फ एक समस्या ना हो, बट नॉर्मल लाइफ में भी खुद को एनालाइज करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस को हमेशा एक किताब में लिखना चाहिए कि यार मैं ये मेरी अच्छाइयाँ या ये मेरी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और ये मेरी बुरी क्वालिटीज़ हैं। हाय, मैं हूँ शरद केलकर और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी पे। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। आज हम उन स्टार्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने एक्टिंग के जरिए आपको एंटरटेन किया है, लेकिन उनकी दमदार आवाज़ के भी आप दीवाने हैं। वेलकम शरद ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वेल, बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड, मतलब इस एनिमेशन सीरीज में आपके पास कैसे नहीं कि कोई किरदार है जिनको आपको आवाज़ देनी, कोई एक एक्टर है, इसमें आप खुद वही है। तो कैसा रहा पूरा अनुभव? वॉज इट चैलेंजिंग? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बिकॉज किसी भी कलाकार के लिए एक ऐसा रोल प्ले करना जो आइकॉनिक हो और उसके पास वो लिबर्टी हो कि वो अपने अंदाज से प्ले कर सकता है। और जैसे आप नाम पढ़ ही रहे हैं एस राजमौली, उनके साथ दोबारा काम करने का मौका है, तो बड़ा एक्साइटिंग रहा। एक नया पैटर्न है, शायद लोग नहीं जानते हो तो बता देता हूँ कि पहले हम लोग जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं पूरी सीरीज़, और उसके बाद जितने वॉइस एक्टर्स हैं वो वॉइस एक्ट करते हैं जी। और उसके बाद एनिमेशन क्रिएट होता है। तो एक डिफरेंट प्रोसेस है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कठिन भी है, बिकॉज आपके पास कोई विजुअल रेफरेंस नहीं होता, आपको राइटिंग के ऊपर एक सोचना पड़ता है कि वो किस तरह दिखेगा एनिमेशन के बाद, वो डिस्टेंस, वो डेप्थ, वो सब, और कितने लोग होंगे, वो लोग भी नहीं होते हैं। सपोज अगर बाहुबली 1000 लोगों को कुछ बात बोल रहा है तो आपको एज्यूम करना पड़ता है कि ऐसे ही इस एरिया में 1000 लोग होंगे और वो उनको कुछ बोल रहा है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, और हमने पहले भी किया है ये प्रोसेस जब हम द लेजेंड ऑफ हनुमान कर रहे थे, वहाँ भी यही प्रोसेस था। तो थोड़ा तो मुझे पता था, बट अगेन प्लेइंग बाहुबली वाज फन। आइकॉनिक कैरेक्टर। बिल्कुल। जब हम देख रहे थे, स्क्रीनिंग थी, डायलॉग्स तो ठीक है हो जाते हैं, लेकिन एक्शन में भी वो आवाज निकालना जब आप फाइट कर रहे हैं किसी से नहीं, वो मैं बोलता हूँ हमेशा कि डबिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एक्टिंग। आपको वो आनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटी सी ब्रेथ भी आपको काफ़ी कुछ, आप जब देखेंगे कोई भी सीक्वेंस तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। वो छोटे से सांस लेना हल्के से, या सांस छोड़ना, वो किस टाइम पे है, या एक्शन है तो वो कितना लाउड है, उसमें आपको एम्बियंस सोचना पड़ता है कि अच्छा किस जगह लड़ रहा हूँ, मैं एक बंद कमरे में लड़ रहा हूँ कि मैं एक बड़े पहाड़ के ऊपर लड़ रहा हूँ या मैं रेगिस्तान में लड़ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको सोच के रखनी पड़ती हैं और उस हिसाब से फिर आपको साउंड क्रिएट करना पड़ता है। तो हाँ, वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये आसान है, बट वो स्टूडियो के अंदर एक माइक के सामने खड़े होके उतने एग्रेशन से चिल्लाना बिना हिले, वो बड़ा थोड़ा टफ होता है काम। बिल्कुल। एंड एस राजमौली जी की आपने बात की, वो खुद अपने आप में एक लेजेंड है, अमेजिंग मास्टरपीस उन्होंने बनाया जो इंडियन सिनेमा को अलग लेवल पर लेकर गए हैं। क्या कहेंगे उनके साथ दोबारा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना कितना अमेजिंग रहा आपके लिए? नहीं, पहले तो ये बात एक्साइटिंग है कि जब बाहुबली की बात हुई एनिमेशन सीरीज की, एंड विद एस राजमौली एंड शरद देवराजन जो इसके क्रिएटर हैं, जब शरद के साथ मैंने काम किया हुआ था, और इस बार सोने पे सुहागा कहते हैं जिसको, कि एस राजमौली सर के साथ कोलैबोरेशन था, तो एक वापस वो पुरानी याद है, वो नॉस्टैल्जिया फील हुआ कि वापस वो प्रोसेस करेंगे।
एंड कहीं ना कहीं जो प्लॉट है वो मैं बताना चाहूँगा कि वो अब, क्योंकि आपने जब दोनों फिल्में देखी होंगी तो वो बचपन से लेके एंड तक फिल्में हैं, तो अब ये प्लॉट कहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं मिडवे है, जहाँ ये दोनों भाई दुश्मन से लड़ते हैं, तो ये कहीं मिडवे का प्लॉट है। तो जो यूनिवर्स क्रिएट किया है सर राजमौली सर ने, उसके बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी चीजें शायद लिखी होंगी, लेकिन बिकॉज एक फिल्म का ड्यूरेशन होता है तो Right. उतना ही कंसाइज कर सकते हैं उसको, लेकिन वो स्पेसेस थे वहां पर, या ये ट्रैक हो सकता है, यार ये कैरेक्टर अंदर आ सकता है, या यहाँ से एक और पाथ जा सकता है। तो वो जो ब्रांचेस हैं उनमें से एक ब्रांच क्राउन ऑफ ब्लड है। तो prequel. और बहुत सारे प्रीक्वल नहीं है, वही बोल रहा हूँ मैं, प्रीक्वल होता है कि बाहुबली 1 से पहले क्या हुआ, या तो वो बाहुबली 1 से नहीं है, ये बिटवीन बाहुबली Okay. के पैदा होने से लेकर महेंद्र बाहुबली जहाँ तक किंग बना, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये एक ट्रैक है जो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। तो वो दिमाग तो ऐसे राजमौली सर का पता ही है आपको, बहुत शार्प है, उनको पता है कि उन्होंने जब लिखा भी होगा यूनिवर्स से पूरा, तो कहीं ना कहीं जगह छोड़ दी होगी कि यार मैं ये भी कहीं कहीं अगर मैं 3 बनाता या मैं कुछ और बनाता जी। तो मैं इस जगह जा सकता था। तो उसी जगह की कहानी है वो, और ये अभी हम फर्स्ट सीजन लेके आए हैं, तो बड़ा एक्साइटमेंट है और लोगों के रिस्पांस की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप बताइएगा कैसा लगा आपको। बिल्कुल प्यार जरूर मिलेगा शरद। वेल, द लेजेंड ऑफ हनुमान की अगर हम बात करें, उसमें अपने विलन रावण को आवाज दी है, इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं आप, और इनफैक्ट डबिंग में भी क्या कहेंगे उसके बारे में? अब देखिए क्या है ना कि एज एन एक्टर वो एक प्रोसेस होता है जब आप एक कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करते हो, और मुझे 2 इतने बड़े आइकॉनिक कैरेक्टर करने को मिले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, एक लेजेंड ऑफ हनुमान और अब बाहुबली, जी। और इतना कॉन्ट्रास्ट है वो दोनों। Yes. तो और कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो कहते हैं समानता में असमानता की बात कह सकते हैं कि फिजिकली दोनों बहुत स्ट्रांग है, अथॉरिटेटिव है, और उनके साथ में लेकिन उनका जो स्वभाव है वो एक कंप्लीट अलग है। Opposite. तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है किसी एक्टर के लिए, एक सीखने के लिए बहुत कुछ था। और जब आपके पास अच्छे क्रिएटर्स हों, जैसे शरद बहुत अच्छा लिखते हैं, या जीवन है उनके साथ, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, और हमारे जो डबिंग डायरेक्टर हैं राजीव जी, तो उन सबका एक मिला जुला एफर्ट है। जब हम डबिंग भी करते हैं तो अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है जीवन, तो वो रहते हैं, नहीं तो वो कंटिन्यूस जूम पे रहते हैं पूरे डबिंग प्रोसेस में, कि हम जब डब कर रहे होते हैं वो जूम पे रहते हैं, ही लिसन्स टू एवरीथिंग व्हाट आई एम डबिंग। और वो एक मिला जुला एफर्ट है राजीव मेरा जीवन का, जहां हम जो शरद और जीवन ने लिखा है उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर सकें या उसको अपलिफ्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं द लेजेंड में भी हमने वही प्रोसेस किया था, और बाहुबली में वही कर रहे हैं। तो ये जो राइटिंग पार्ट है ना, बताता हूँ मैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में Right. सबसे ज़्यादा इज्जत राइटर्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सोचना, उसको लिखना, वो बहुत डिफिकल्ट और डिफरेंट आर्ट है। उस लिखाई की बहुत दुख की बात है, कई जगह उसकी ज़्यादा उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। बट दे ट्रूली अमेजिंग दीज बोथ राइटर्स, और उन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट किया है। तो जब आपके पास राइटिंग बहुत अच्छी हो ना, तो एज एन एक्टर या एज ए डायरेक्टर आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो एवरीथिंग वाज ब्रीफ्ड इन द स्क्रिप्ट, क्योंकि एनिमेशन है, विजुअल तो भी कुछ हुआ नहीं है, तो उसमें वो जगह कौन सी होगी, कितने लोग होंगे वहाँ पर, हवा चल रही है क्या, या तूफान आ रहा है क्या, या सेना आ रही है, कितने लोगों की सेना आ रही है, कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं दोनों, एक्शन चल रहा है तो वो किस हथियार से चल रहा है, ये सारी चीज़ें ना उस स्क्रिप्ट में कंसाइज होती हैं। तो एज एन एक्टर आप पूरा विजुलाइज कर सकते हो अपने आंखें बंद करके, इतनी डिटेल में होती चीजें, एंड देन यू डब। सो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, और हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार और शरद ने प्रूव किया ही है द लेजेंड ऑफ हनुमान में कि वो कितनी उम्दा क्वालिटी का एक एनिमेशन है, विद नॉट जस्ट एनिमेशन, विद साउंड, विद प्लस SFX VFX के साथ। तो एक प्रूवन प्रोडक्ट है। वापस आ रहे हैं हम एक नए सीजन के साथ जल्दी अगले महीने, तो वो भी बड़ा बढ़िया चैप्टर है, बिकॉज वो कैरेक्टर जो है, जो रावण का कैरेक्टर है पर्टिकुलरली, उसके बारे में इतनी जानकारी तो शायद बहुत कम लोगों को होगी यार। उसके जो स्पेशली जो भी नया सीजन आएगा उसमें इट्स बिटवीन हनुमान जी एंड रावण के जो भाई हैं कुंभकर्ण और उसके जो बेटे हैं, उनके बीच का एक सीक्वेंस है बहुत पूरा सीजन में, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें रावण के बहुत सारे शेड्स मिलेंगे आपको देखने को। तो मेरे लिए एज ए कैरेक्टर प्ले करना रावण का एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव रहा कि इतने शेड्स करने को मिल रहे हैं एक कैरेक्टर में। तो और फिर वो आवाज़ जाती है, वो एक मैं श्री राम की भी कर चुका हूँ डबिंग, रावण की भी तो अब ऑब्वियसली एज एन एक्टर आपको मॉड्यूल करना पड़ता है उस कैरेक्टर के हिसाब से।
राइट डिफरेंशिएट हो पाए हर चीज़। मैंने पढ़ा था कि आप स्टैमर थे, जी। तो मतलब वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, मतलब एक्चुअली मैं जानना चाहूँगी कि उस चीज़ को आपने इम्पॉसिबल से पॉसिबल कैसे किया, क्या स्ट्रेंथ रही तो आपकी क्या होता है शरद? जिंदगी में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक लात नहीं पड़ती ना पीछे से, वो कुछ करते नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक वो हर जिंदगी के मुकाम पे कहीं ना कहीं वो लात पड़ती है, और तब मैं फिर सीखता बड़ी जाता हूँ, achievement और वो इतनी है। अच्छी लात होती है कि मैं बहुत कुछ अच्छा सीख जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक, जब मैं मुंबई आया था, जब मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, दिखने में तो मैं अच्छा हूँ, बट एक्टिंग एक जो फील्ड मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और डायलॉग डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है एक्टिंग का। तो उसमें तो मतलब आप स्टैमर करते हो तो फिर कैसे बोलोगे। तो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हुआ, निकाल दिया शो से, या बहुत जगह मजाक उड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं एक अंदर वो उससे मैं एक लात कहता हूँ, ये एक लाठी कहता हूँ, जो पड़ती है आपको कि नहीं भाई, अगर कुछ करना है तो इस पे पहले काबू पाओ, इसको ठीक करो। फिर वो एक प्रोसेस है जब आप खुद को एनालाइज करते हो, जो मुझे लगता है हर इंसान को सिर्फ एक समस्या ना हो, बट नॉर्मल लाइफ में भी खुद को एनालाइज करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को हमेशा एक किताब में लिखना चाहिए कि यार मैं, ये मेरी अच्छाइयाँ या ये मेरी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और ये मेरी बुरी क्वालिटीज़ हैं, और कैसे मैं अच्छी क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव करूँ और बुरी को कैसे मैं नेगेट करूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम लोग अक्सर अपने इतने बिजी लाइफ में वो सोच नहीं पाते हैं, बट अपने आप को थोड़ा वक्त दें, थोड़ा सोचें उस बारे में कि अच्छा, ये अगर ये कमी है या ये अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। और बहुत आसान काम है अगर आप वक्त देंगे अपने आप को तो। नहीं, पर देखिए जिस तरह से एज एक्टर तो लोग आपको जानते ही है, लेकिन एज अ मतलब वॉइस आर्टिस्ट भी, मतलब और वो भी इतने बड़े लेवल पे करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेरी नाइस। क्या कुछ फैंस को कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा जो भी एस्पायरिंग स्पेशली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं कि इट्स अ वेरी ट्रिकी फील्ड, जहाँ इज एज डिफिकल्ट एज एक्टिंग, बिकॉज जैसे सब बहुत लोग आते हैं मुंबई, करते हैं काम, बट लगन और वो किसे कहते हैं ना कि आप परसिस्टेंस हैं, आप लगे रहें किसी काम में तो सक्सेस मिल सकती है। मैं भी उसी प्रोसेस से निकला हूँ। मुझे भी मेरी आवाज़ को रिकग्निशन मिलने में मेरे करियर में अप्रॉक्सीमेटली नहीं करके भी 12-13 साल लग गए, तब जाके लोगों ने पहचानी आवाज़। तो कहीं ना कहीं ये भी वो लगन वाला ही मामला है इधर। हारे नहीं ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, और निरंतर अपने एक टारगेट पे काम करते रहना, वो सबसे ज़रूरी है मुझे लगता है। मैं अभी भी काम करता हूँ, अभी भी कई बार स्टैमर कर जाता हूँ, तो अटक जाता हूँ कहीं लाइंस में, तो वो एक प्रोसेस है, वो आई थिंक चलता रहेगा। बट ओवरऑल आप ये देखिए कि आप, हाँ मतलब आप इम्प्रूव कितना कर रहे हो डे बाय डे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं परफेक्शन की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट की बात ज़रूर करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।